हेलो साथियों, यह वीडियो यूपी टेट वालों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस वीडियो में हम पर्यावरण के उन क्वेश्चनों को कवर करेंगे जो सबसे ज्यादा परीक्षाओं में पूछे गए हैं। अगर आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक देख लेते हो तो पर्यावरण के क्वेश्चन एक भी गलत नहीं करके आओगे। पूरे में से पूरे नंबर आएंगे अगर आप हमारे साथ जुड़े रहते हो। एक एक क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इसीलिए आप एक एक क्वेश्चन तैयार करते चलिए। पहला क्वेश्चन है, कहा है कि निम्न में से कौन सरोवर या झील में तेजी से वृद्धि करते हैं। अब आपको बताना है कि इनमें से कौन है जो सरोवर या झील में सबसे तेजी से वृद्धि करते हैं। वृद्धि का मतलब बढ़ते हैं। क्या बढ़ते हैं? सिंघाड़ा है, हाइड्रा है, जलकुंभी या नागफनी। तो देखो, नागफनी तो ऑप्शन आपका होगा नहीं क्योंकि ये रेगिस्तान में उगने वाला पौधा है। देखो, बात आती है सिंघाड़ा की। सिंघाड़ा देखो क्या होता है, किसान निश्चित क्षेत्र में इसकी पैदावारी करते हैं, तो ये भी ऑप्शन आपका गया। अब ऑप्शन बचते हैं बी और सी। इसमें देखो सी वाला ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा क्योंकि जलकुंभी एक ऐसा पौधा है जो सबसे तेजी से वृद्धि होती है सरोवर या झील में। अब आपका आंसर क्या चला जाएगा? सी। क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है कि निम्न में से कौन सरोवर या झील में तेजी से वृद्धि करते हैं, तो आपका आंसर क्या जाएगा? जलकुंभी, जो ऑप्शन सी में है। आई होप, मैं उम्मीद करता हूँ कि पहला क्वेश्चन आपको क्लियर हुआ है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 2 है, मरुस्थल में उगने वाले पौधे कहलाते हैं। क्वेश्चन है कि मरुस्थल में उगने वाले पौधे कहलाते हैं। मरुस्थल मतलब रेगिस्तान में उगने वाले पौधों को हम क्या कहते हैं? क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और ये परीक्षाओं में कई बार पूछा गया है। देखो, मरुस्थल में उगने वाले पौधों को हम जीरोफाइट्स कहते हैं। यहाँ पर आपका आंसर क्या चला जाएगा? सी। कई बार पूछा जाता है जीरोफाइट्स पौधे कहाँ उगते हैं, तो आप कहोगे मरुस्थल में। मरुस्थल में जीरोफाइट्स पौधे उगते हैं, यानी कह सकते हैं रेगिस्तानी, जिसके पौधों में क्या होते हैं, कांटेदार पौधे होते हैं, वो मरुस्थल में उगने वाले पौधे होते हैं। उन्हीं पौधों को हम जीरोफाइट्स कहते हैं, यानी आपका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। आई होप, मैं उम्मीद करता हूँ कि इस क्वेश्चन में किसी भी स्टूडेंट को कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट था और आपकी परीक्षा में आ सकता है। अगला क्वेश्चन है, पादप वृद्धि हेतु सबसे उपयुक्त है। आपको बताना है कि जो पौधे हैं उनकी वृद्धि हेतु सबसे उपयुक्त है क्या है? बालू है, दोमट मिट्टी है, चिकनी मिट्टी या बजरी है। तो देखो, बजरी में पौधे सबसे अच्छी तरीके से ग्रोथ नहीं करेंगे, बालू में भी नहीं करेंगे। दोमट मिट्टी या चिकनी मिट्टी में सबसे ज्यादा नहीं करते हैं, बल्कि दोमट मिट्टी में सबसे ज्यादा पौधे ग्रोथ करते हैं। यानी पौधों की वृद्धि के लिए सबसे उत्तम मिट्टी जो होती है वो दोमट मिट्टी होती है, यानी आपका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि हैदराबाद में स्थित हुसैन सागर झील किस जीव की वृद्धि से नष्ट हुई है? अब देखो, आपसे क्वेश्चन पूछा है, हैदराबाद में एक झील है जिसका नाम है हुसैन सागर झील। ये सबसे इंपॉर्टेंट झील है और ये बहुत, अब थोड़ा इसकी वृद्धि से क्या हो रहा है, किसकी वृद्धि से ये नष्ट हो रहे हैं? तो देखो, एक है ऑप्शन, आपको ध्यान रखना है कि जो देखो हैदराबाद में स्थित झील है हुसैन सागर झील, ये जलकुंभी के सबसे ज्यादा वृद्धि होने से क्या हो रहा है, इसको नष्ट हो रही है, यानी इसका विकास कम हो रहा है। यहाँ पे जलीय जीव नष्ट हो रहे हैं, इसीलिए आपका आंसर क्या चला जाएगा? डी ऑप्शन चला जाएगा। अभी हमने हालांकि पहला क्वेश्चन यही दिया था कि निम्नलिखित में से कौन सा सरोवर या झील में सबसे तेजी से बढ़ता है या वृद्धि करता है, तो वो जलकुंभी है। जलकुंभी के ही कारण सबसे ज्यादा हुसैन सागर झील पर प्रभाव पड़ा है और वह झील क्या हो रही है, वहां के जीव क्या हो रहे हैं, वृद्धि होने से कम हो रहे हैं, यानी नष्ट हो रहे हैं। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। निम्नलिखित में से कौन सा कारक किसी स्थान की वनस्पति निर्धारित करता है? तो देखो, आपको बताना है कि इनमें से कौन सा ऐसा कारक है जिसके कारण वनस्पति निर्धारित होते हैं, यानी वनस्पतियों के लिए सबसे उत्तम दशा है। प्रकाश है, वर्षा है, मृदा है या मृदा जल है? देखो, आपका क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कारक है किसी स्थान की वनस्पति निर्धारित करता है, यानी कौन सा, किस स्थान पर कौन सी वनस्पति उगेगी, ये इसका निर्धारण कौन करता है? वर्षा करती है। अगर आप देखोगे, देखो कहा जाता है कि अगर प्रकाश पूरा मिल रहा है, भरपूर मिल रहा है, लेकिन वहां पर बारिश नहीं हो रही है, तब भी हमारे लिए वो पौधे सही तरीके से ग्रोथ नहीं करेंगे। मृदा तो अच्छी है लेकिन वर्षा वहां पर नहीं हो रही है, तब भी वो हमारे लिए सही नहीं है। मृदा में जल भी है लेकिन बारिश नहीं हो रही है, ये भी क्वेश्चन आपका आपके पौधे के लिए उपयुक्त नहीं है। तो हम कह सकते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा कारक है जिसके कारण वनस्पति का निर्धारण होता है, तो वो कारक है वर्षा, यानी रेन फॉल होना बहुत जरूरी है। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन राइट हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, पर्यावरण के क्वेश्चन हमेशा पूरे फंस जाते हैं अगर अच्छे तरीके से तैयारी करते हैं। अगर आप हमारी वीडियो को पूरा सिस्टमैटिक तरीके से देखेंगे और साथ में प्रॉपर नोट्स बनाएंगे तो आपको यकीन मानिए पर्यावरण से एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। यहीं से क्वेश्चन आते हैं और क्वेश्चन हमेशा वही पूछे जाते हैं जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं और कई बार ये रिपीट भी होते हैं। यूपी टेट जैसी परीक्षाओं में हमेशा वही क्वेश्चन आते हैं जो सबसे पहले पहले पूछे भी गए हैं। अब क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं। इसमें लिखा है कि पौधे किस प्रकार का जल अवशोषित करते हैं। अब आपको बताना है कि पौधे कौन सा जल अवशोषित करते हैं, गुरुत्वीय जल, केशिका जल, आर्द्रता जल या क्रिस्टलीय जल। तो देखो पौधे किस प्रकार का जल अवशोषित करते हैं, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन में पूछा गया है कि पौधे किस प्रकार का जल अवशोषित करते हैं। अब यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि पौधे हमेशा केशिका जल को अवशोषित करते हैं, यानी केशकात्व कारण होता है जिससे वो कोशिका केशिका के कारण ऊपर की ओर जल अवशोषित करते हैं। केशिका जल बोला जाता है। क्या बोला जाता है? केशिका जल। आपका कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा? बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। इस क्वेश्चन को स्टार बना लीजिए, ये आपकी परीक्षा में आ सकता है। अगला क्वेश्चन, पुष्कर मेला कहाँ आयोजित किया जाता है। अब क्वेश्चन है कि पुष्कर मेला कहाँ आयोजित किया जाता है। तो प्यारे साथी आपको पता है पुष्कर मेला अजमेर में आयोजित किया जाता है। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। पारितंत्र में ऊर्जा का पिरामिड होता है। तो आपको बताना है कि पारितंत्र में ऊर्जा का पिरामिड होता है। अब आपका ऑप्शन है सदैव उल्टा, सदैव सीधा, पहले उल्टा बाद में सीधा, किसी भी प्रकार का नहीं। तो देखो पारितंत्र में अगर ऊर्जा का पिरामिड की बात की जाए तो वो कैसा होता है? सदैव सीधा होता है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। यहाँ पर आपका आंसर क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। पारितंत्र में ऊर्जा का पिरामिड कैसा होता है? तो आप कहोगे सदैव सीधा होता है। ऊर्जा का पिरामिड की बात की जाए तो आपको ध्यान रखना है कैसा होता है? सदैव सीधा होता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन है, एक तालाब के पारितंत्र में जीव भार का पिरामिड होता है। देखो अब आपको एक पारितंत्र दिया गया है जिसमें जीव भार का पिरामिड पूछा है। एक तालाब है, तालाब के पारितंत्र में आपको देखना है कि जीव भार का पिरामिड कैसा होता है, पिरामिड कैसा होता है। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या चला जाएगा? उल्टा। वहां पर कैसा होता है? हमने कहा ऊर्जा, ऊर्जा में पिरामिड कैसा होता है? तो आप कहोगे सर सीधा, सदैव सीधा होता है। लेकिन एक तालाब के बारे में बात की जाए उसमें जीव भार का पिरामिड कैसा होता है? उल्टा होता है। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। पिरामिड से क्वेश्चन कई बार पूछे गए हैं। अगला है एक, देखो घास स्थलीय तथा वन पारितंत्र में जीव भार का पिरामिड होता है। देखो घास स्थलीय ऐसा एक क्षेत्र होगा जिसमें घास ही घास है, उस घास में घास की संख्या ज्यादा है, उसके साथ साथ छोटे छोटे इंसेक्ट्स होंगे। तो यहाँ पर जीव भार का पिरामिड पूछा गया है। तो यहाँ पर कैसा होगा? सदैव सीधा होगा। कैसा होगा? सदैव सीधा होगा, यानी आपका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और परीक्षा में आ सकता है, इसीलिए मैं कहूंगा फ्रेंड्स इस क्वेश्चन को तैयार करते चलिए। घास स्थलीय तथा वन पारितंत्र में जीव भार का पिरामिड कैसा होता है? सदैव सीधा होता है, क्योंकि यहाँ पर घास की मात्रा ज्यादा है। घास जिसकी ज्यादा होती है वो तो उसी के अनुसार पिरामिड को दिया जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? खाद्य जाल में ऊर्जा का प्रवाह होता है। देखो एक खाद्य जाल है उसमें ऊर्जा का प्रवाह कैसा होता है? देखो आपने देखा होगा हरे पौधे अपना ऊर्जा बनाते हैं, फिर उसके बाद जीव जंतु, फिर उसके बाद दूसरे उससे द्वितीय श्रेणी के, फिर तृतीय उपभोक्ता, ऐसे करके उसका उपयोग करते हैं। और आप देखते हो कि एक सीधी एक दिशा में इसका कार्य चलता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? एक दिशीय। खाद्य श्रृंखला में अगर ऊर्जा का प्रभाव पूछा जाए तो क्या बताओगे? एक दिशीय होता है, यानी एक ही दिशा में चलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। गंगा नदी निकलती है, आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है गंगा नदी कहाँ से निकलती है? अरावली की श्रेणी से नहीं, लद्दाख ग्लेशियर से नहीं, गंगोत्री से यस, मिलाप ग्लेशियर से नहीं। गंगा नदी जो है गंगोत्री हिमनद से निकलती है, यानी आपका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा।
प्यारे साथी, अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक कर दीजिए। चैनल पर पहली बार जुड़े हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और आने वाली वीडियो का आप बेसब्री से इंतजार कर रहे हो तो भी वीडियो को एक बार कमेंट में जरूर बता दीजिए आप किस चीज की वीडियो चाहते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक खाद्य स्तर में दूसरे खाद्य स्तर में जाने का ऊर्जा का ह्रास होता है। यानी आपको एक खाद्य स्तर से दूसरे खाद्य स्तर में जाने पर ऊर्जा का ह्रास कितना होता है? 90% होता है। यानी आप एक किसी पौधे का ऊर्जा ले रहे हो, किसी दूसरे में वह ऊर्जा जा रही है, तो उसमें कितने परसेंट का लॉस होगा? 90% का। और कितने का उपयोग होगा? 10% का उपयोग ये पौधा कर सकता है। जैसे मैंने कहा, मैंने किसी घास को खाया, उसके जैसे हिरन ने किसी घास को खाया, तो वह पौधा कितना ऊर्जा खर्च करेगा? तो 90। कितना? 90। और वो उससे हिरन कितना लेगा? 10% लेगा। तो हम कह सकते हैं यहाँ पर आपका जो क्वेश्चन होगा, एक खाद्य स्तर से दूसरे खाद्य स्तर में जाने पर ऊर्जा का ह्रास कितना होता है? 90% होता है। और लाभ कितना होता है? सिर्फ 10% ही मिलता है। इसीलिए आपने देखा होगा, प्रथम उपभोक्ता और तृतीय चतुर्थ उपभोक्ता जो होते हैं, प्रथम श्रेणी के उपभोक्ता, उससे ऊर्जा द्वितीय श्रेणी में जाने के लिए अपेक्षाकृत इन्हें कम भोजन की आवश्यकता होती है। लेकिन आप देखोगे, सबसे ज्यादा मांसाहारी जो प्राणी होते हैं उनको सबसे ज्यादा भोजन की आवश्यकता होती है, क्योंकि ये तृतीय श्रेणी के उपभोक्ता होते हैं और इन्हें क्या होती है? अधिक से अधिक भोजन लेने के लिए ज्यादा से ज्यादा क्या होगी? मांस खाने की आवश्यकता पड़ेगी। तो वही 10% का कॉन्सेप्ट चलता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। क्वेश्चन है कि सर्वप्रथम पारिस्थितिक स्तूप की परिकल्पना प्रस्तुत की। आपको बताना है कि जो इकोसिस्टम स्तूप है, पिरामिड है, उसकी परिकल्पना किसने प्रस्तुत की थी? सबसे पहले किसने की थी, ये आपको देना है। तो यहाँ पर प्यारे साथी आंसर हो जाएगा चार्ल्स अल्टन ने। चार्ल्स अल्टन ने, यानी आपका आंसर क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। सर्वप्रथम पारिस्थितिक स्तूप की परिकल्पना प्रस्तुत की थी चार्ल्स अल्टन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सूर्य प्रकाश में उगने वाले पादपों को कहते हैं। जो सूर्य के प्रकाश में उगते हैं पौधे, उनको हम क्या कहते हैं? सूर्य प्रकाश में उगने वाले पादपों को कहते हैं, क्या कहते हैं? आत्पोदभिद पादप कहते हैं। क्या कहते हैं? आत्पोदभिद। यानी ए आपका आंसर राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 16 है। कह रहा है कि अधिक वर्षा वाले उष्ण क्षेत्रों में भारी वर्षा होती है। अधिक वर्षा वाले उष्ण क्षेत्रों में क्या होती है? देखिए, क्वेश्चन है कि अधिक वर्षा वाले उष्ण क्षेत्रों में भारी वर्षा होती है, अतः वह वहां वन होते हैं। तो आपको बताना है कि अधिक वर्षा वाले उष्ण क्षेत्रों में भारी वर्षा होती है। कहावत है, क्वेश्चन है कि अधिक जहां वर्षा हो रही है, उस क्षेत्र को उष्ण क्षेत्र में की बात कर रही है, और भारी वर्षा होती है वहां पर कैसे वन उगते हैं? जहां पर उष्ण का क्षेत्र है और लगातार बहुत भारी वर्षा हो रही है, तो वहां पर सदा हरित वर्ष वन पाए जाएंगे। कैसे वन पाए जाएंगे? सदा हरित वन पाए जाएंगे। सदैव वहां हरे भरे ही वन पाए जाएंगे। यानी आपका आंसर क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उन क्षेत्रों में जहां ग्रीष्म में भारी परंतु शरद ऋतु में कम वर्षा होती है। यानी गर्मियों में तो बहुत ज्यादा होती है, परंतु शरद ऋतु में कम वर्षा होती है, वहां पर वन मिलते हैं। तो कैसे मिलते हैं? घास वाले वन मिलेंगे, पौधे सबसे बड़े नहीं मिलेंगे। तो वहां स्थान पर घास वाले वन पाए जाते हैं। तो छोटे छोटे घास होंगे, ज्यादा बड़े बड़े घास नहीं होंगे। घास के क्षेत्र नहीं पाए जाते हैं, छोटे छोटे घास के क्षेत्र पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं? उन क्षेत्रों में जहाँ ग्रीष्म काल में भारी वर्षा होती है, परंतु शरद काल में कम वर्षा होती है। ऐसे क्षेत्रों में कैसे वन पाए जाते हैं? घास वाले वन पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। वायुमंडल का वह क्षेत्र जिसमें बादलों का बनना, बिजली का कड़कना, तूफानों व आंधियों का होना पाया जाता है, तो वो कौन सा मंडल कहलाता है? तो आप कहोगे उसे क्षोभ मंडल कहते हैं। क्षोभ मंडल में ही बादल बनते हैं और बिजली कड़कती है, तूफान आते हैं, आंधी आती है, ये सब किसमें घटनाएं घटती हैं? तो क्षोभ मंडल में घटती हैं। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि लवणीय मृदा में उगने वाले पादपों को कहते हैं। जहां लवण होती है, सबसे लवणता पाई जाती है, ऐसी जगहों पे पौधे जो उगते हैं उनको क्या कहते हैं? तो लवणीय मृदा में उगने वाले पौधों को हम हेलोफाइट्स कहते हैं। क्या कहते हैं? हेलोफाइट्स कहते हैं। लवणीय मृदा में उगने वाले पादपों को हम क्या कहते हैं?
हैलोफाइट्स कहते हैं। तो ये इम्पोर्टेंट है आपकी परीक्षा की दृष्टि से, इसीलिए आप इसको स्टार बना लीजिए। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन है मृदा परिवर्धन को कहते हैं। अब बताना है कि मृदा परिवर्धन को क्या कहते हैं। क्या कहते हैं? अपर्दन कहते हैं, ह्यूमस कहते हैं, मृदा जनन कहेंगे, जल योजन कहेंगे। तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा? मृदा जनन कहेंगे। क्या कहेंगे? मृदा जनन, यानी आपका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है वृहत जलाशयों में अधिकतम तापमान होता है। यानी बहुत बड़े जलाशय हैं जिसमें तापमान अधिकतम होता है, कहाँ होता है? ऊपरी स्तर में, तल स्तर में, मध्य स्तर में, या तीनों स्तरों में एक समान। देखो सबसे बड़े बड़े आपने देखा होगा, सब बड़े बड़े जलाशय हैं, उनके सबसे ऊपरी सतह सबसे ज्यादा गर्म होती है, ना कि निचली सतह। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जलाशयों में अधिकतम तापमान होता है। ऐसे जलाशय यानी पानी वाला ऐसा क्षेत्र जहाँ पर सबसे ज्यादा तापमान देखा जाता है, तो वो क्या होता है? ऊपरी सतह पर। आप देख लो, अगर एक तालाब है, उसकी सबसे ज्यादा ऊपरी सतह पर गर्म पानी मिलेगा, फिर उससे नीचे थोड़ा ठंडा, फिर सबसे नीचे सतह पर जाओगे तो और ज्यादा ठंडा मिलेगा। तो सबसे पहले वो कौन सी सतह गर्म होती है? ऊपरी सतह गर्म होती है। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि दृढ़ पर्णी वन क्षेत्रों की विशेषता होती है। दृढ़ पर्णी वन क्षेत्रों की विशेषता क्या होती है? दृढ़ पर्णी वनों की विशेषता क्या होती है? तो प्यारे साथी आपको आंसर, दृढ़ पर्णी वन क्षेत्रों की विशेषता क्या होती है? प्यारे साथी आपका क्या विशेषता होती है? जहां पर ऐसे तगड़े मजबूत वन पाए जाते हैं, ऐसे क्षेत्रों को क्या कहते हैं? तो ऐसे क्षेत्रों की प्रमुख विशेषता क्या होती है? तो वहां पर शरद ऋतु में भारी वर्षा होती है, ग्रीष्म ऋतु में कम वर्षा होती है। तो वहां पर वन की दृढ़ पर्णी वन क्षेत्रों की विशेषता है कि शरद ऋतु में भारी वर्षा और ग्रीष्म ऋतु में कम वर्षा, ये उनकी प्रमुख विशेषता मानी जाती है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन है वे मृदाएं जिसमें विभिन्न पोषक विलायकों की इष्टतम सांद्रता पाई जाती है उन्हें कहते हैं। वे मृदाएं जिसमें विभिन्न पोषक विलायकों की इष्टतम सांद्रता पाई जाती है उसे कहते हैं, क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं सुपोषी। क्या कहते हैं? सुपोषी कहते हैं। यहाँ पर आपका आंसर क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। मृदा में उपस्थित अपक्षयित होने होते कार्बनिक पदार्थों को कहते हैं। यानी मृदा में जो अपक्षयित होते हैं कार्बनिक पदार्थ, उनको क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? तो उनको कहते हैं ह्यूमस। आपका आंसर क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। घास वन में पाई जाने वाली खाद्य श्रृंखला का सही क्रम है। देखो घास वन में पाई जाने वाली एक खास श्रृंखला, देखो घास में सबसे पहले घास होगी, घास के बाद हिरन, हिरन देखो घास को हिरन खाएगा, हिरन शेर को खाएगा, शेर क्या होता है? शेर जू, शेर के ऊपर जू निर्भर करता है। तो एक दूसरे का ये खाद्य श्रृंखला सही आपका सी होगा। तो यहाँ तक आपको आज की वीडियो में सारी चीजें क्लियर हुई हैं। अगर पसंद आई है वीडियो तो वीडियो को लाइक करो, चैनल पर पहली बार जुड़े हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को शेयर कर देना। आज के लिए इतना ही। थैंक यू ऑल ऑफ यू।